स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। अभी तक हम इससे पहले वाले इंट्रो जो प्राचीन आप लोग नहीं देखे होंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, वो बेसिक है। आप बेसिक अगर तैयार रखेंगे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा वो लेक्चर देखें, देन यहाँ पे आए। हम लोग प्राचीन इतिहास के इंट्रो देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। तो देखो, हमने पहले ही इंट्रो में बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के तीन रूप हैं। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा बताया था आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा बताया था ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पे उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक में बताया था कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे आईबीसी या हड़प्पा काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, दोनों स्रोत क्या है, उपलब्ध है, चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य बोले या साक्ष्य बोले और दूसरा साहित्य बोले। तो इसके आधार पे हम लोग देखें। अब देखते हैं कि आगे पाषाण काल के बारे में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, तथ्य क्या है। तो सर्वप्रथम 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गनेस थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पे पाषाण कांस्य और लौह युग त्रियुग में विभाजन किया था। तो ये पहले ही पूछ लिया जाता है कि कौन कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पे तीन त्रियुगी विभाजन किया था। तो वो किया था क्रिश्चियन जर्गनेस थॉमसन ने किया था। और वो तीन त्रियुगी विभाजन कौन कौन थे, तो एक था पाषाण, दूसरा था कांस्य और तीसरा था लौह युग। पहले इंडिया में देखें, सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम है कहाँ, तमिलनाडु से प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के औजार प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पाषाण काल का साक्ष्य कौन प्राप्त करता है, खोज कौन करता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट करते हैं, और वो भी कहां से, पलवरम से करते हैं। ठीक है, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक पूछे, याद रखना यहाँ पे विभाग है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम है। जबकि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट है। वहीं पे अगर देखें कि भारत का सबसे पुराना, अगर पाषाण उपकरण के बारे में बात करें कि कहां से प्राप्त हुआ, सबसे पुराना भारत का उपकरण, पाषाण उपकरण, तो वो बोरी से प्राप्त हुआ। ये कहां पे है, महाराष्ट्र में, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का है। तो पहला एक ये तथ्य हुआ। दूसरा, भारत में मानव विकास के अद्यतन साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। तो जो ह्यूमन का डेवलपमेंट में एक शिवालिक, जिसको शिवालिक मैन भी बोला जाता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से अद्यतन साक्ष्य कहां से मिले, मानव विकास के शिवालिक के पहाड़ियों से। पाषाण काल को तीन पार्ट में बांटा जाता है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। तो ये तीन काल होते हैं किसके, पाषाण काल के। अब चलते हैं पूरा पाषाण के काल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका टाइमलाइन क्या है, 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक किसका माना जाता है काल, तो ये पूरा पाषाण का काल माना जाता है। अब नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण को कितने चरण में बांटा जाता है, तो तीन, एक निम्न पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पूरा पाषाण और तीसरा उच्च पूरा पाषाण। तो ये तीन काल में बांटा जाता है पूरा पाषाण का। कौन, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इसमें औजार कौन होता है, औजार के रूप में देखें कौन कौन सा होता है, तो स्फटिक या क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड, ये सब क्या होते हैं, औजार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर यहीं पे मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं कि निम्न पूरा पाषाण में पूछे कि टेक्निक क्या था औजार बनाने का, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो टेक्निक था, एक तो प्रत्यक्ष प्रहार टेक्निक, दूसरा था क्लेक्टोनियन क्लेक्टोनियन तकनीक, और तीसरा था लेवोलेसियन तकनीक। तो ये तीन तकनीक थे निम्न पूरा पाषाण में औजार बनाने के। मध्य पूरा पाषाण में देखें, मध्य पूरा पाषाण में तो इसमें टेक्निक यूज किया जाता था औजार बनाने के, वो था फ्लेक या फल्क तकनीक यूज किया जाता था किसमें, मध्य पूरा पाषाण में। उच्च पूरा पाषाण में पूछा जाता है तो हैमर या इसको कहते हैं दबाव सल्क तकनीक कहां यूज किया जाता था, उच्च पूरा पाषाण में। तो ये औजार बनाने के तरीके थे। औजार क्या होता था, स्फटिक या क्वार्टजाइट का बना हुआ होता था, सल्क का बना हुआ होता था और ब्लेड होता था। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, लक्षण देखें कि पूरा पाषाण काल के क्या क्या लक्षण है, तो वो देखते हैं। पहला लक्षण इसमें देखें कि ये आकेट या शिकारी होते थे, खाद्य संग्राहक होते हैं, कृषि का ज्ञान नहीं होता है इनको, कृषि का, पूरा पाषाण वालों को कृषि का ज्ञान नहीं होता है। जबकि ज्ञान कब होता है कृषि का, नवपाषाण काल में। पशुपालन शुरू नहीं हुआ होता है पूरा पाषाण में। पशुपालन की शुरुआत कब माना जाता है, मध्य पाषाण में। तो देखो, ना अग्नि का ज्ञान होता है इन पे, ना अग्नि के उपयोग की जानकारी होती है। ये ज्ञान कब, अग्नि का ज्ञान कब आता है, तो नवपाषाण काल में आता है।
पूर्वापाषाण काल में देखें तो महत्वपूर्ण स्थल में देखें तो अतिरम पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरा है हथनौरा, हथनौरा कहाँ है? एमपी, नर्मदा घाटी में। ये हथनौरा से ही नर्मदा घाटी में मिला था। तो नर्मदा मैन बोला जाता है इंडिया में कहाँ नर्मदा मैन का साक्ष्य मिला था? तो नर्मदा मैन का साक्ष्य मिला था हथनौरा से। ठीक है, ये होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव थे। ठीक है ना। तो होमो इरेक्टस में कौन शामिल किया गया था? नर्मदा मैन। और कहां से मिला था? हथनौरा से। यहां से मानव की खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है। कहां से? हथनौरा से। ठीक। नेक्स्ट पूर्वापाषाण में देखिए तो भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है, नर्मदा घाटी में है। यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और ये चित्र 3 कालों में मिलता है। जो भीमबेटका के साक्ष्य हैं वो तीनों काल में मिलता है, पूर्वापाषाण काल का, मध्यपाषाण काल का और नवपाषाण काल से। तो तीनों काल से संबंधित चित्रकारी कहां से मिलता है? भीमबेटका। और यहाँ यही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है चित्रकारी का भी। अब आ जाते हैं पूर्वापाषाण में। एक मिर्जापुर है यूपी में, यहाँ तीनों काल का, यहाँ भी तीनों काल के पूर्वापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। तो मिर्जापुर और भीमबेटका ये दोनों जगह तीनों काल के, तीनों पाषाण काल के क्या साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, मिर्जापुर में वही औजार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल कब से माना जाता है? 10,000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। ठीक है, ये पूर्वापाषाण काल और नवपाषाण काल का क्या बीच की स्थिति है, और इसी को बोला जाता है संक्रमण काल। इस काल में अगर मध्यपाषाण काल में देखें तो नवपाषाण काल तो प्रारंभ हो जाता है, पर कुछ लक्षणों के आधार पर मध्यपाषाण काल का स्वरूप निर्धारित होता है, कुछ लक्षणों के आधार पर। इसके औजार कैसे होते थे मध्यपाषाण के? वो माइक्रोलिथ होते थे या सूक्ष्म पाषाण के बने होते हैं। तो पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ एज किसको बोला जाता है? तो वो मध्यपाषाण को बोला जाता है। इसके लक्षण क्या थे? तो ये भी पशुपालन करते थे। ये पहली बार पशुपालन की शुरुआत या साक्ष्य कहाँ मिलता है? मध्यपाषाण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बागौर जो राजस्थान में है, और आदमगढ़ कहाँ है? एमपी। तो ये 2 जगह क्या मिलता है? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर स्थान में देखें, महत्वपूर्ण स्थान मध्यपाषाण में तो कौन था? एक तो सराय नहर था जो प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। ठीक, और सराय नहर से युद्ध होने का साक्ष्य मिलता है, नरकंकाल मिलता है, और स्तंभगढ़ आदि के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ? सराय नहर। तो पूछा जाता है कि भारत यूपी में कहाँ पे युद्ध के साक्ष्य मिलता है और किस काल से जुड़ा हुआ है? तो मध्यपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। नरकंकाल कहाँ मिलता है? तो सराय नहर से मिलता है। वहीं मदहा देखें, मदहा ये भी प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। यहाँ पे हिरण के सिंह या मृग सिंह के छल्ले मिले हैं, हड्डियों के आभूषण मिले हैं। स्त्री और पुरुष का युगल सावधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मदहा से प्राप्त हुआ है। मदहा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ यूपी में। अब नेक्स्ट आते हैं मध्य पूर्वापाषाण के स्थल में, तो चौपानी मांडो भी पूछा जाता है। ये कहाँ पे है? चौपानी मांडो यूपी में है। संसार में अगर मेरुदंड भांड का उपयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पूछा जाए कहाँ से मिला था, तो वो चौपानी मांडो से मिला था। तो ये ध्यान रखना, मेरुदंड भांड का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो है कहाँ? यूपी में है। अब आ जाते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण का काल का टाइम क्या है? 10th बीसी से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। औजार क्या होते थे? स्लेट से बने होते थे। लक्षण क्या है? यहाँ पे कृषि की शुरुआत यहाँ पे होती है नवपाषाण में। प्रारंभिक फसल में कौन कौन था? गेहूं था, जौ था, रागी था। और मानव द्वारा उपजाई गई पहली फसल कौन थी? तो जौ थी। ये ध्यान रखना। आग के उपयोग की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? नवपाषाण काल में। और कुम्भकारी या चाक का निर्माण यहीं पे होता है नवपाषाण में। तो कुम्भकारी की शुरुआत कहाँ से माना जाता है? नवपाषाण काल में। महत्वपूर्ण स्थल में देखें तो मेहरगढ़ था। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान का। वहां हड़प्पा युग तक विकसित होता रहा। ठीक है, मेहरगढ़ हड़प्पा तक क्या होता रहा? विकसित हुआ। यहाँ पे पाषाण काल के तो साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मेहरगढ़ हड़प्पा तक विकसित हुआ। कृषि की शुरुआत का प्राचीनतम साक्ष्य बोले तो इसी काल का है। कहाँ का? मेहरगढ़ का। या मेहरगढ़ में प्राचीनतम साक्ष्य क्या मिलता है? कृषि का। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। ये भी पाषाण काल का स्थल होता है। ये इसका मतलब, बुर्ज होम का मतलब है जन्म स्थान। लक्षण क्या है? कि लोग गड्ढों में रहते थे, गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, शिकार करते थे। मछली पालन का साक्ष्य कहाँ मिलता है? पहली बार तो बुर्ज होम से मिलता है। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये भी बुर्ज होम से मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गुफ कराल। गुफ कराल कहाँ है? कश्मीर में। इसका अर्थ क्या होता है? कुम्हार की गुफा। और यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो गुफ कराल से मिलता है। ठीक। नेक्स्ट कोल्डेवा क्यों फेमस है? ये बेलन घाटी यूपी में। बेलन घाटी पूछा जाता है कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और कोल्डेवा से चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चिरांद कहाँ है? ये भी नवपाषाण स्थल है। चिरांद भी कहाँ है? ये बिहार में है, सारण जिला में पड़ता है। यहाँ पे हिरण के सिंह के उपकरण या मृग श्रृंग के उपकरण मिला है। और मृग श्रृंग के छल्ले कहाँ मिले हैं? यहाँ पे तो उपकरण मिला है, छल्ले कहाँ मिले हैं? ये मदहा से मिला है। तो ये मदहा यूपी से मिला है।
तो दोनों के आंसर अलग हो जाएंगे। अगर मृग सिंह के उपकरण पूछा जाए तो चिरान मारोगे, और अगर मृग सिंह के छल्ले के कहां से मिले हैं तो मदाह से मारोगे, यूपी में। ठीक है, अब आते हैं ताम्रप्रसारण। देखो इसका काल क्या है, 4000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। और 4000 ईसा पूर्व देखो, ये आईबीसी से पहले, हम लोग आईबीसी में मानते हैं 2300 के करीब। ठीक है, तो ये आईबीसी से पहले आ गया कि नहीं, और 1000 ईसा पूर्व तक चला है। तो आईबीसी के लास्ट कब मानते हैं, 1750, तो इसके बाद तक चला है कि नहीं। तो देखो ये टाइम लाइन से पता चल जाता है कि ताम्र प्रसारण काल हड़प्पा से पहले स्टार्ट हुआ था और हड़प्पा के बाद तक चला था, जो हमने इंट्रो क्लास में बता दिया। ठीक है, ताम्र प्रसारण काल हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात तीनों कालों से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पत्थर के साथ साथ यहाँ पे तांबे के औजार के प्रयोग के कारण इसे क्या बोला जाता है, ताम्र प्रसारण काल बोला जाता है। और तांबा ही मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई कॉपर ही प्रथम धातु थी। तो ध्यान रखना, कॉपर ही मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन थी, कॉपर थी। ठीक, अब ताम्र प्रसारण के कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं और स्थल है, ये पूछ लिया जाता है, उसको देखते हैं, बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज में देखते हैं और समझते हैं। एक पूछा जाता है बनास संस्कृति। बनास नदी पढ़ा होगा ना, जो अरावली से के पास से बनास नदी निकलती है, वो बनास नदी के नाम पे ही बनास संस्कृति का नाम रखा जाता है। ये कहाँ पे मिलता है, राजस्थान में मिलता है। और बनास संस्कृति के में देखें तो कुछ बनास संस्कृति में स्थल मिलते हैं। तो एक स्थानीय केंद्र मिलता है आहाड़, तो बनास संस्कृति के अंदर ही आहाड़ मिलता है। इसका अन्य नाम क्या होता था, ताम्बवती। ताम्बवती क्यों बोलते थे, ऐसे भी जानते हो कि राजस्थान क्या कॉपर के लिए फेमस है कि नहीं। और यहाँ ताम्बवती मतलब तांबा से प्रचुर वाला स्थान या तांबे वाली जगह, तो इसको ताम्बवती बोला जाता था। ये आहाड़, ये कहाँ पड़ता था, किसमें पड़ता था, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति किसमें होता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और इसी के आधार पे आहाड़ प्रमुख केंद्र था बनास संस्कृति में, इसको आहाड़ संस्कृति भी बोला जाता है। तो पूछ लिया जाएगा कि आहाड़ संस्कृति कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। ठीक है, दूसरा आहाड़ संस्कृति में अगर दूसरा केंद्र देखें तो गिलुंद था। कौन, गिलुंद, ये भी कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। काले और लाल में भांडों का पूछा जाए, ब्लैक एंड रेड वेयर का प्रयोग हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था बनास संस्कृति में। तो काले और लाल में भांडों का प्रयोग कहाँ हुआ था, बनास संस्कृति में। यह संस्कृति हड़प्पा के समकालीन थी। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि बनास संस्कृति हड़प्पा समकालीन थी, तो हाँ आपको टिक मारना पड़ेगा कि हाँ ये हड़प्पा समकालीन थी। उसके बाद कैथा संस्कृति के बारे में जानते हैं। कैथा संस्कृति एमपी में पड़ता है। एरण और नौदा टोली, ये सब कैथा, एरण, नौदा टोली, ये कहाँ पड़ते हैं, एमपी में पड़ते हैं। तो ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कैथा संस्कृति, एरण और नौदा टोली कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। डैमाबाद, जोरवे, नेवसा, नासिक, चंदौली, ये भी ताम्र प्रसारण कालीन स्थल थे। और कहाँ से रिलेटेड थे, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। एक इनाम गांव बहुत पूछा जाता है। इनाम गांव कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा और 5 कमरों वाला मकान मिला है। तो कहां से मिला है, कौन सा, ताम्र प्रसारण स्थल से मिला है। और अगर देखें कि ताम्र प्रसारण स्थल में सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो इनाम गांव था। ठीक है, अब आ जाते हैं पसाड़ के बाद कौन सा, लौह युग, आयरन एज के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, पूरा पढ़ा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद नौ पाषाण काल के बारे में पढ़ा, उसके बाद ताम्र पाषाण के बारे में पढ़ा। अब पढ़ने जा रहे हैं लौह युग या आयरन एज। ये नौ पाषाण का जैसे अंतिम चरण चलता है, और ताम्र पाषाण संस्कृति के पश्चात, मतलब ये ताम्र पाषाण संस्कृति के पश्चात माना जाता है। और लगभग 1000 ईसा पूर्व में भारतीय संदर्भ में लौह युग को देखा जाता है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण के बाद आयरन एज क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक, अब पूछ लिया जाता है कि आयरन एज का पहला, लोहे का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, तो अंतरंजी खेड़ा में मिला था, एटा यूपी। ठीक है, तो अंतरंजी खेड़ा से ये आयरन का साक्ष्य पहला मिला था। और आयरन एज का चित्रित धूसर मृद भांड की शुरुआत लौह युग से ही मानी जाती है। तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक था कि यहाँ से चित्रित धूसर मृद भांड मिलते हैं, किससे, आयरन एज से। ठीक, इसी समय उत्तर वैदिक काल के विभिन्न परिवर्तन लोहे के माध्यम से प्रारंभ हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में जब देखेंगे तो आयरन एज ने मूलचूल परिवर्तन लाए। क्यों लाए उसके बारे में हम देखेंगे, आगे बताएंगे कि आयरन ने क्या क्या किया। एक कंसेप्ट बिल्ड होगा जो मेंस में भी लिखने के लिए आपको कारगर होगा। अब चलते हैं कि लौह के बाद, लौह एज के बाद दक्षिण भारत में देखें तो महापाषाण संस्कृति है। हमने इंट्रो में भी बताया था कि महापाषाण कहाँ आता है, दक्षिण भारत में आता है। और इसका भी संदर्भ लौह युग से है। जब लौह युग चल रहा था, आयरन एज चल रहा था, तभी महापाषाण काल चल रहा था साउथ में। और इसका विकास कब माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उत्तर भारत में भिन्न दक्षिण, ये देखा जाए कि उत्तर भारत से भिन्न दक्षिण भारत में ताम्र प्रसारण काल का अभाव दिखता है। तो पूछा जाता है कि ताम्र प्रसारण काल कहाँ नहीं देखने को मिलता है, तो दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ सीधे नौ पाषाण काल के अंतिम चरण में लौह युग आ जाता है। तो नौ पाषाण के बाद सीधे क्या आ जाता है, आयरन एज आ जाता है साउथ में। और आयरन एज के बाद देखें तो हमारा क्या आ जाता है, उसी के समय काल में महापाषाण काल भी आ जाता है।
इस संस्कृति का नाम जो महापाषाण है वो क्यों पड़ा, क्योंकि कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। किसके ऊपर? कब्रों के ऊपर, इसलिए महापाषाण काल नाम से इसका रखा गया। कृषि क्षेत्र में यहाँ के लोग क्या क्या उगाते थे? तो रागी उगाते थे और धान उगाते थे। कब? महापाषाण संस्कृति में। ठीक। अगर दक्षिण भारत में देखें कि महापाषाण के कौन कौन स्थल थे, तो ब्रह्मगिरी था, पिपलीहल था जो कर्नाटक में पड़ते थे, यहाँ से बहुत सारे ऐस माउंट मिले थे या राख का ढेर का साक्ष्य मिला था। तो ये महापाषाण काल हुआ। अब देखते हैं मृद भांड कौन कौन से काल से मृद भांड जुड़ा हुआ है, या कौन सा काल मृद भांड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मृद भांड रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, काले और लाल मृद भांड ये ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल से लेकर बाद तक मिलता है। तो कॉपर एज से में मिलता है, आईबीसी में मिलता है, और उसके बाद तक मिलता है बीआरडब्ल्यू, सीक्वेंस में लगाने के लिए आएगा। तो दूसरा गैरिक मृद भांड या ऑकर कलर्ड पॉटरी, ये गैरिक मृद भांड का मिलता है पूर्व वैदिक काल से प्रारंभ में। तो पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में क्या मिलता है? ओसीपी मिलता है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है चित्रित धूसर मृद भांड। ये मिलता है कब? उत्तर वैदिक काल में। पेंटेड ग्रे वेयर कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तरी काली पालिश मृद भांड कब मिलता है? तो वैदिक काल के बाद से लेकर मौर्य काल तक मिलता है क्या? NBPW, उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। तो पहले क्या आया? BRW आया, उसके बाद OCP आया, OCP आया, OCP के बाद कौन आया? PGW आया, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो NBPW आया। ठीक। तो ये हमारा सीक्वेंस है किसका? मृद भांड का। तो ये सीक्वेंस जरूर एक बार आईएएस में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। आषाढ़ काल देख लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा काल कब माना जाता है? प्रोटो हिस्ट्री या आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। यहाँ पे लेखन कला तो प्रमाण मिलता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए आदि ऐतिहासिक में रखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता कैसा था? कांस्य युगीन सभ्यता था। क्यों? कांसा बनाया गया था तांबा और टीन को मिला के। तो कांसा औजार के प्रयोग के कारण इसको क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, विश्व में 4 प्रमुख विकसित नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। 4 कौन कौन है? तो एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता जिसको बोलते हैं, और अन्य 3 में देखें तो वांगवो नदी घाटी पढ़ा जाता है, चीन में है जो। एक दजला फरात या इसी में मेसोपोटामिया बोला जाता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा जाता है। और तीसरा नील नदी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता पढ़ा जाता है। तो 4 सभ्यता मुख्यतः मिला था। ठीक है। 4 सभ्यता विकसित हुई थी, नदी घाटी सभ्यता, जिसमें एक वांगवो नदी घाटी या चीन की सभ्यता बोलते हैं, दूसरा दजला फरात बोले या मेसोपोटामिया की सभ्यता बोले वो, और तीसरा नील घाटी सभ्यता बोले या मिस्र सभ्यता बोले वो, और चौथा क्या है? आईबीसी। ठीक है। जो आईबीसी थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। भारतीय संदर्भ में इसे प्रथम नागरिक क्रांति बोला जाता है। तो पूछा जाता है कि प्रथम नागरिक क्रांति किसे बोला जाता है? तो आईबीसी को बोला जाता है। द्वितीय नागरिक क्रांति किसको बोला जाता है? जो 6 बीसी पढ़े थे ना, सूत्रकाल, उसको बोला जाता है द्वितीय नागरिक क्रांति। और तृतीय नागरिक क्रांति कब होता है? दिल्ली सल्तनत में। तो ये 3 सीक्वेंस ध्यान रखना। पहला नागरिक क्रांति किसको? आईबीसी, द्वितीय 6 बीसी सूत्रकाल को बोला जाता है, और तीसरा किसको? दिल्ली सल्तनत को बोला जाता है। इसका काल देखें तो 2350 से लेकर 1750 तक माना जाता है, और ये काल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया, इसलिए सर्वमान्य काल यही है। ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, या इसमें से कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है? कौन सा है उपयुक्त सिंधु सभ्यता का? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि पुरातत्व में यह परंपरा है, जो पुरातत्व हिस्ट्री है उसमें परंपरा है, सभ्यता का नामकरण खोजे गए पहले स्थान पे से होता है। तो पहला स्थान सिंधु सभ्यता में खोजा कौन गया था? हड़प्पा। तो हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम होगा, ये ध्यान रखना। और सर्वप्रथम कौन हड़प्पा की खोज किया था? तो 1921 में खोज किया था, ये हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। ठीक है। अब जरा उद्भव के संदर्भ में देखते हैं कि हड़प्पा के उद्भव के संदर्भ में क्या मत है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मेंस में भी लिखने के लिए आता है, लेकिन हमें जानना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। देखो, विदेशी मत ये बोलता है कि यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता है वो मेसोपोटामिया के लोग आए और यहाँ पे बसाए, वो सिंधु सभ्यता का निर्माण किए। कौन बोलता है? विदेशी मत बोलता है। अब मत का आधार क्या है? जो अन्नागार है, वो अन्नागार और बहुत सारी समानताएं हैं, वो मेसोपोटामिया से मिलती जुलती है, इसलिए मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग आए और सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन जो देसी मत है वो बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, जबकि वहीं मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। वहां पे कौन सा अक्षर लिखा है? लिपि कौन सा है? तो किलाक्षर लिपि। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी कहाँ की? आईबीसी की। और किलाक्षर लिपि किस कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की थी। ये ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार भारत में ही स्थानीय संस्कृति थी, उनसे विकास हुआ।
कौन देसी मत मानता है कि जो भारत में स्थानीय संस्कृति थी उन्हीं से विकास हुआ। जैसे बालूचिस्तान है, बालूचिस्तान की कुल्ले नाल संस्कृति, राजस्थान की सोथी संस्कृति और ये दोनों मिलकर क्या बनाया था, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता का देसी मतों के अनुसार किससे विकास हुआ है, तो कुल्ले नाल संस्कृति। ये या यही पूछा जा सकता है कि कुल्ले नाल संस्कृति कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है। सोथी संस्कृति कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। और ये दोनों संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ये देसी मत जानते हैं। और जो देसी मत है वो ज्यादा प्रभावी और तार्किक रूप में माना जाता है। ठीक, अब देखो आईबीसी का या सिंधु सभ्यता का देखें कि कहां तक क्षेत्र था। तो देखो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये त्रिभुजाकार आकार में इसका विस्तार माना जाता है। वर्तमान में अभी कितना हो गया, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। और समकालीन विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं उसमें सबसे बड़ा सभ्यता कौन माना जाता है, आईबीसी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए स्थलों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में देखा जाता है। अब पूछ लेता है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, कौन से देश में है, तो उसको एक ओवरलुक लेते हैं और ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो देखो अफगानिस्तान में स्थल कौन था आईबीसी से रिलेटेड, मुंडीगक था और सुतुरगुई था। तो सुतुरगुई और मुंडीगक कहाँ है, अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में 3 क्षेत्र में बटा हुआ था, एक तो बालूचिस्तान में, दूसरा सिंध क्षेत्र में और पंजाब क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके ये आता है कि बालूचिस्तान क्षेत्र में कौन सा स्थान पड़ता है, या सिंध क्षेत्र में कौन सा स्थान पड़ता है, या पंजाब क्षेत्र में कौन सा स्थान पड़ता है आईबीसी का स्थान। तो देखो बालूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़ और सुत्का गंडोर होता है। तो पूछ लिया जाएगा कि मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बालूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। सुत्का गंडोर कहाँ, बालूचिस्तान क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो किस क्षेत्र में पड़ते हैं, सिंध क्षेत्र में। पंजाब क्षेत्र में कौन, हड़प्पा। भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है, मांडा है। पंजाब में कौन कौन से हैं, संघोल, रोपड़। ठीक है, तो पंजाब में पूछा जा चुका है कि कौन कौन से हैं आईबीसी सिंधु सभ्यता स्थल। हरियाणा में देखें तो कौन है, बनवाली है, राखीगढ़ी है, मीताथल है। उत्तर प्रदेश में देखें तो आलमगीरपुर, हुलास, और राजस्थान में देखें तो कालीबंगा, गुजरात में देखें तो धौलावीरा, सुरकोटडा और देसलपुर। ये धौलावीरा, सुरकोटडा और देसलपुर ये कच्छ क्षेत्र में पड़ते हैं, जो ऊपरी गुजरात होता है। ठीक है ना, जो ये ऐसे बनता है ना भारत के, तो ऊपरी गुजरात में यहाँ पे पड़ता है। और लोथल, रंगपुर, रोजदी और भगतराव ये कहाँ पड़ता है, नीचे, या खंबात और खाड़ी निचला गुजरात में। तो ये पूछा जाता है कि कच्छ क्षेत्र में कौन पड़ता है, ये याद रखना, धौलावीरा, सुरकोटडा, देसलपुर पड़ता है। और नीचे वाला में पूछा जाता है कि खंबात क्षेत्र या खंबात खाड़ी में कौन पड़ता है, या निचला गुजरात में कौन पड़ता है, तो लोथल पड़ता है, रंगपुर पड़ता है, रोजदी पड़ता है और भगतराव पड़ता है। महाराष्ट्र में कौन पड़ता है, दैमाबाद पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना। देखिए आईबीसी का या सिंधु सभ्यता का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन मिलता है, तो नॉर्थ साइड में सबसे ज्यादा ऊपर कौन मिला, मांडा जम्मू कश्मीर का है, ये चिनाब नदी के तट पे मांडा है। और ईस्ट साइड में सबसे ईस्ट सिंधु सभ्यता का आईबीसी का कौन स्थल है, तो आलमगीरपुर है मेरठ में, ये हिंडन नदी के तट पे है। और साउथ में देखें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये कहाँ पे, परवरा नदी के किनारे है। ठीक है, और वेस्ट में देखें तो सुत्का गंडोर है, वो बलूचिस्तान पे है। ये कौन सी नदी के किनारे है, सुत्का गंडोर, दासक नदी के किनारे। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि कौन सा हड़प्पा स्थल बड़ा है, तो सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है राखीगढ़ी और चौथा है धौलावीरा। अगर इंडिया में पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो राखीगढ़ी है, उसके बाद धौलावीरा आता है। ठीक है, अगर ओवरऑल आईबीसी में पूछे तो मोहनजोदड़ो नंबर 1 पे है, देन हड़प्पा है। ठीक, तो ये ध्यान रखना सीक्वेंस। अब आ जाते हैं कि नगर नियोजन कैसा था सिंधु सभ्यता में। नगर नियोजन, तो ये जो नगर होते हैं 2 टीलों में बंटे हुए थे, पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पूर्वी जो खंड होता था वो पूर्वी टीला होता था, बड़ा क्षेत्र होता था, नगर या आवास क्षेत्र बोला जाता था। यहाँ पे क्या रहते थे, पूर्वी टीला पे सामान्य लोग रहते थे। वहीं जब देखें पश्चिमी टीला पे तो वो ऊंचे स्थान पे रहते थे और दुर्गीकृत होता था पश्चिमी टीला। और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्माण, जो भी महत्वपूर्ण निर्माण हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सब यहीं पे मिलते हैं। जैसे पश्चिमी टीला पे अनागार मिलेगा, स्नानागार, ये सब पश्चिमी टीला पे मिलेगा महत्वपूर्ण निर्माण, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था, पूर्वी टीला का, और सबसे कम क्षेत्र किसका था, पश्चिमी टीला का। कौन दुर्गीकृत होता था, पश्चिमी टीला होता था। पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं होता, सामान्य लोग रहते थे पूर्वी टीला पे, जबकि जो पश्चिमी टीला होता था वो वहां पे उच्च वर्ग के लोग, या कहें कि धनाढ़ लोग रहते थे। और ज्यादातर अगर निर्माण कार्य देखें, जैसे अनागार, स्नानागार आप जो पढ़ते हो, वो सब पश्चिमी टीला पे मिलेगा। और यहाँ पे जो नगर नियोजन है उसमें सड़कें एक दूसरे को क्या करते थे, समकोण पे काटती थी। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आईबीसी में कि कोलाहल और प्रदूषण के कारण दरवाजे और खिड़कियां, रोशनदान ये मुख्य सड़क के बजाय कहां पे खुलते थे, गलियों में खुलते थे। ध्यान रखना, मुख्य सड़क के तरफ नहीं खुलता था। लेकिन इसका एक अपवाद है, जो सड़क के तरफ खुलता था वो है लोथल। स्नान और शौच के लिए मकानों में अलग क्षेत्र था। 2 मंजिले मकानों में दूसरी मंजिल से नीचे पानी लाने के लिए दीवारों में नाली का प्रबंध होता था, ये भी ध्यान रखना। उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था देखा जाता है, जो समकालीन
परिस्थितियों से मिलता जुलता है, लेकिन कहाँ पे उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं मिलता है, वो अपवाद के रूप में देखें तो बनवाली में नहीं मिलता है और कालीबंगा में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक अपवाद मिलता है कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। अब प्रमुख नगरों के बारे में परिचय देखते हैं, उसकी अवस्थिति कहाँ है, खोज क्या है और विशेषताएं क्या है। चलिए देखते हैं। तो पहला देखें तो हड़प्पा है। हड़प्पा की स्थिति देखें तो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पे पड़ता है। खोज किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इसकी विशेषता क्या है कि जो पश्चिमी खंड है या पश्चिमी टीला, वहां पे अनागार और अनाज कूटने का चबूतरा और श्रमिक आवास भी मिलता है। तो ऐसे भी हमने बताया था कंसेप्ट में कि पश्चिमी टीला हो तो महत्वपूर्ण जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो पश्चिमी टीला में, तो अनागार अगर पूछ ले तो पश्चिमी टीला में होगा, अनाज कूटने का चबूतरा भी वही होगा, श्रमिक का आवास यहाँ पे मिला है कहाँ? हड़प्पा में, पश्चिमी टीला में। पूर्वी टीला में देखें तो कब्रिस्तान मिला है जिसको बोलते हैं R37 और सिमेट्री H मिला है कहाँ पे? पूर्वी टीला में। मोहनजोदड़ो के बारे में देखें तो ये प्रीत का टीला बोला जाता है या सिंधु का बाग भी बोला जाता है। अवस्थिति कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, सिंध नदी के दाएं तट पे। खोज देखें तो कब? 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। इसकी विशेषता देखें तो यहाँ पे स्नानागार मिलता है, यहाँ पे कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, मानव के कंकाल मिले हैं। तो ध्यान रखना, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मानव के कंकाल यहाँ पे मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। घोड़े की मेड़ मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कुषाण कालीन स्तूप आदि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की स्थिति देखें तो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पे है। 1931 में NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो पश्चिमी टीला बोलते थे ना कि दुर्गीकरण होता था, तो कोई दुर्गीकरण यहाँ पे नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे वक्राकार ईंटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो चनहुदड़ो में हुआ था। ठीक है, यहीं पे टकसाल निर्माण करने वाला टकसाल का साक्ष्य मिलता है। लोथल देखें तो अवस्थिति कहाँ है? भारत में, गुजरात का खंभात क्षेत्र में है, भोगवा नदी के तट पे कौन है? लोथल है। खोज किसने किया था? 1954 में SR राव ने किया था। विशेषता क्या है कि यहाँ पे गोदीवाड़ा या बंदरगाह पोर्ट का मिलता है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य है। तो जो गोदीवाड़ा है या बंदरगाह है, अगर देखा जाए, पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य कौन है, तो बंदरगाह है। ठीक है ना। अब आते हैं कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। अवस्थिति कहाँ है? भारत में है, राजस्थान में, गंगानगर में बोला जाता है, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला है। सरस्वती नदी के किनारे है कौन? कालीबंगा, या इसी को घाघरा या दृश्यद्वती भी बोला जाता है। तो घाघरा या दृश्यद्वती क्षेत्र में ये मिलता है कालीबंगा। खोज किसने किया था? 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। विशेषता क्या है? घर में अपने कुएं होते थे, कालीबंगा के घर में अपने कुएं होते हैं। भूकंप की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? यही कालीबंगा से। यहीं पे जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो कालीबंगा से। बनवाली देखें तो बनवाली कहाँ पे है? भारत में, हरियाणा में। खोज किसने किया था? तो 1974 में RS बिस्ट ने किया था। यहाँ की विशेषता देखें तो अच्छी किस्म की जौ कहाँ पे होती थी? बनवाली में होती थी, और आरा युक्त युग पहिया मिला था। जैसे पहिया होता था ना, तो ऐसे होता था पहिया। तो यहाँ पे आरा युक्त युग पहिया कहाँ से मिला है? बनवाली से। और हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। धौलावीरा के बारे में पढ़ें तो धौलावीरा का मतलब है बीरा का कुआं। कहाँ स्थित है? भारत में, गुजरात में। और कहाँ पे? कच्छ क्षेत्र में। कच्छ क्षेत्र कौन है? ये जो मैप बनाते हैं ये कच्छ क्षेत्र है। यहाँ पे 1985 से 90 के बीच में RS बिस्ट ने क्या किया था? खोज किया था। इसकी विशेषता में देखें तो आयताकार क्षेत्र जो 3 भागों में बटा था, तो यहाँ पे 3 भागों में, और जगह तो 2 भागों में, पश्चिमी और पूर्वी टीला में देखा था कि ये पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है, लेकिन ये 3 भागों में बटा था, दुर्ग, मध्य और निचला। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में। साइन बोर्ड का साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा में। जलाशय का साक्ष्य, रिजर्वायर का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये धौलावीरा में मिला है, इंपॉर्टेंट है। या जल प्रबंधन की तकनीकी का उदाहरण कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे उसको लिंक करते चलना है, और पूरा लिंक करते पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और आपको परेशानी भी नहीं होगी समझने में, आंसर लगाने में भी। तो देखो, अब हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन के पढ़ते हैं तो उसमें पहला आता है कृषि। तो जुताई की बात है तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनवाली में। जूता खेत कहाँ मिला है? कालीबंगा में। नई खोज के अनुसार राखी गढ़ी से भी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, तो बनवाली और राखी गढ़ी से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बुआई देखें तो मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती थी, अर्थात शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें नवंबर दिसंबर में बोना और मार्च अप्रैल में काटना। तो रबी फसलें ज्यादातर बुआई की जाती थी। सिंचाई देखें तो सामान्य साधनों से होते हैं। नहर सिंचाई का प्रमाण यहाँ पे हड़प्पा कालीन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे IAS बहुत ट्रिकी ऑप्शन देता है, तो ध्यान रखना कि नहर सिंचाई के प्रमाण हड़प्पा कालीन में नहीं मिला। कटाई या फसल में देखें तो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास, ये सबसे पहले मेहरगढ़ में कपास का उत्पादन पूछा जाता है। कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मेहरगढ़ में। सिंधु क्षेत्र में उत्पादन के कारण यूनानियों ने कपास को क्या बोला था? सिंडन बोला था। तो
तो सिंधु क्षेत्र में उत्पादन के कारण यूनानी जो थे वो कपास के उत्पादन के कारण सिंडन बोला था। चावल देखें तो कहाँ मिलता है, लोथल मिलता है रंगपुर में, लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। गन्ना रागी के प्रमाण नहीं मिलते, तो ध्यान रखना गन्ना और रागी के प्रमाण नहीं मिलते हैं कृषि कालीन हड़प्पा की कृषि में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पशुपालन के देखें तो प्रिय पशु कौन था, कुबड़ वाले सांड होते थे। पशुपालन में देखें नेक्स्ट तो गाय के प्रमाण मिलते हैं। घोड़ा अस्थि पंजर सुरकोटदा और हड्डी कहां से मिला है, सुरकोटदा लोथल कालीबंगा। तो अस्थि पंजर कहां से मिले हैं, सुरकोटदा से। हड्डी भी हड्डी और कहां से मिला है, सुरकोटदा और कालीबंगा से। दांत देखें तो राणा गुंडई से अस्तित्व के संकेत मिलते हैं मोहनजोदड़ो के ऊपरी परत से। तो ये देखना घोड़ा का तो आईएएस वाला बोलता है कि साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अस्थि पंजर सुरकोटदा हड्डी कहां से, सुरकुटदा लोथल और कालीबंगा से मिला है। दांत कहां से, राणा गुंडई से मिला है। यहां से अस्तित्व के संकेत मिले हैं, कहां से, मोहनजोदड़ो के ऊपरी परत से मिले हैं। तो देखो क्या होता है ना कि क्यों नहीं मानता है आईएएस कि जितना नीचे वाला परत होता है उतना ही पुराना होता है, जितना ऊपर वाला परत होता है वो नया होता है। और मोहनजोदड़ो के नया वाला ऊपरी परत से मिला है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या जो साक्ष्य है वो साक्ष्य को आईबीसी से रिलेटेड नहीं मानते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं मानते। यही कारण है कि ऊपरी परत से जो मिला है उससे नहीं मानते हैं, ठीक। उद्योग के बारे में देखें तो सबसे प्रमुख उद्योग क्या था, आईबीसी का सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र या धागा कहां से मिला था, साक्ष्य देखें तो मोहनजोदड़ो से मिला था। बर्तनों पे सूती वस्त्र की छाप कहां से मिलता है, तो लोथल और कालीबंगा से मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब कला के देखें तो कांसे की नर्तकी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे का रथ कहां से मिला है, दैमाबाद से मिला है। तांबे की मूर्ति कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। मेड़ मूर्तियां या मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां में सबसे ज्यादा बिना कुबड़ वाले सांड की मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था में ये देख रहे हैं मोहर सर्वोत्तम कलाकृति देखा जाए आईबीसी का सिंधु सभ्यता का वो मोहर होता था, सर्वोत्तम कलाकृति। मुख्यतः कैसे होते थे, चौकोर होते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मोहरें कैसे होती थी, वर्गाकार। लोथल से फारस की बेलनकार मोहरें भी मिली हैं, कहां से, लोथल से फारस की बेलनकार मोहरें मिली हैं। मोहरें किसकी बनी होती थी, तो सेलखड़ी की बनी होती थी। मनके का देखें तो बेलनकार मनके मिले हैं, कहां पे, इसका कारखाना देखें तो मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो और लोथल दोनों जगह से मिला है, ठीक है। मृद भांड या मिट्टी के बर्तन में देखें तो काले और लाल मृद भांड या VRW टाइप के सर्वाधिक प्रचलित थे। लोथल के एक मृद भांड पे पंचतंत्र की कथा को चित्रित किया गया है। तो ध्यान रखना कि पंचतंत्र की कथा का चित्रण किस पे किया गया है, कहाँ के मृद भांड पे, तो लोथल के मृद भांड में। अब व्यापार को देखें तो हड़प्पाई क्षेत्र का व्यापारिक संबंध पश्चिमी एशिया से, मध्य एशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों से था। तो ये हड़प्पाई क्षेत्रों का, हड़प्पाई लोगों का इनके साथ व्यापार का संबंध था। तो पश्चिमी एशिया से, मध्य एशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया है कहाँ, इराक में, इन सब से था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें तो व्यापार कहां से होता था, मेसोपोटामिया से होता था। निर्यात देखें तो क्या करते थे ये आईबीसी वाले, तो सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, हाथी दांत का निर्यात करते थे, और इमारती लकड़ी का ये क्या करते थे, निर्यात करते थे। देखें तो ये आयात क्या करते थे, तांबा करते थे, ठीक है, खेतड़ी राजस्थान से। सोना करते थे कहां से, कोलार कर्नाटक से। चांदी, टीन और लार्ज वर्दमणि कहां से करते थे, अफगानिस्तान से। तो चांदी, टीन और लार्ज वर्दमणि कहां से करते थे, अफगानिस्तान से, ठीक। नेक्स्ट हम देखें हड़प्पाई लिपि। तो ये कैसा था, भाव चित्रात्मक था, या इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफिक था, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा कालीन के राजनीतिक जीवन की बात करें तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहितों द्वारा शासन होता था। मेसोपोटामिया में मिलता है साक्ष्य की पुरोहितों के द्वारा शासन होता था, पर हड़प्पा में मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा में मंदिर नहीं मिला, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, तो ये भी नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया की तरह पुरोहित ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन व्यवस्था को देख रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मंदिर का अवशेष हड़प्पा में नहीं मिला है। हड़प्पा कालीन सामाजिक जीवन के बारे में देखें तो यहाँ पे 3 वर्ग दिखाई देते हैं, एक तो उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। हड़प्पा कालीन से धार्मिक जीवन देखें तो धार्मिक जीवन में क्या है, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। कैसी थी, लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व मौजूद था पर वर्चस्वशाली नहीं था। ये ध्यान रखना कि धार्मिक तत्व तो मौजूद था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था हड़प्पा कालीन में। दूसरा, देवी देवता दोनों की पूजा की जाती थी पर मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मातृ देवी की पूजा की जाती है, मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है मातृ देवी का। पृथ्वी उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी, इसकी साक्ष्य कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। पशुपति की पूजा की जाती थी, इसका साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, एक मुहार पे। त्रिमुखी सिर वाला एक पुरुष है जो जिसके दाहिने ओर हाथी है और बाघ है दाहिने ओर, और बाएं ओर कौन है, भैंसा और गेंडा। नीचे की तरफ क्या है, हिरण का चित्र बना है। इसके जो मुहर मिला है त्रिमुखी सिर वाला पुरुष का, उसके दाहिने ओर हाथी और बाघ का साक्ष्य मिला है, ये पूछा जा चुका है। बाएं ओर भैंसा और गेंडा का,
और नीचे किसका साक्ष्य मिला है? हिरण का। लिंग और योनि की पूजा का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। अग्निवेदी या अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो लोथल और कालीबंगा से मिलता है। जो सावाधान की 3 विधियां प्रचलित थी, ये पूछा जा चुका है। आंशिक सावाधान भी होता था, पूर्ण सावाधान भी होता था और दाह संस्कार होता था। पूर्ण सावधान सबसे ज्यादा प्रचलित था। जो पूर्ण सावधान होता था वो सबसे ज्यादा प्रचलित था, जिसके अंतर्गत क्या करते थे, शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में रख के दफनाया जाता था। अब देखो, कालीबंगा से सावधान के 3 विधियों को प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से कौन? आंशिक, पूर्ण सावधान और दाह संस्कार। ये कहां से मिला है? कालीबंगा से। रोपड़ के सावधान में मालिक के साथ क्या? कुत्ते का साक्ष्य मिला है। तो और कहां भी मालिक के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है? वो मिला है बुर्ज होम में। कहां पे? बुर्ज होम में। लेकिन वो बुर्ज होम कहां से जुड़ा है? नौपाषाणकालीन काल है। जबकि रोपड़ क्या है? आईबीसी सिंधु सभ्यता से जुड़ा था। सिंधु सभ्यता में पूछे कि उसमें जरूर देगा बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम, गोपकराल और रोपड़ जरूर देगा। ये 3 ऑप्शन मिलने वाला है। पूछेगा कि आईबीसी में मालिक के साथ कुत्ते के साथ कहां मिला है? तो रोपड़ में मिला है। रोपड़ पड़ता कहां है? तो ये रोपड़ पड़ता है पंजाब में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में सावधान का साक्ष्य कहां से मिलता है, पूछा जाता है। तो हड़प्पा से मिलता है, ठीक है। और जिसमें कुछ विदेशियों के क्या है? अवशेष हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि ताबूत का साक्ष्य सबसे पहले कहां मिला है? तो हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता का पतन किससे माना जाता है? तो इसके बहुत सारे मत माने जाते हैं। एक तो बाढ़, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, मृदा में लौटता की वृद्धि, आर्य का आक्रमण आदि से माना जाता है। सबसे बड़ा कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को। और सबसे क्षण कारण माना या सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सबसे कम जो कारण है स्वीकार किया जाता है आर्यों के आक्रमण का, क्योंकि इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। अब कल देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल पूरा देखेंगे, वैदिक उत्तर काल देखेंगे और सूत्र काल तक। तो कल सूत्र काल तक हम लोग देखेंगे, महाजनपद तक जाएंगे। उसके बाद महाजनपद के बाद हम मौर्य को देखेंगे। तो देखिए, आराम से चल रहे हैं और अच्छे से समझते हुए चलिए। आप लोग भी एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, एक और बात कहना था कि आप लोग के कमेंट और लाइक हमें नहीं मिल रहे हैं, तो देखिएगा, क्योंकि कमेंट और लाइक मिलता रहता है तो हम भी क्या होते हैं, उत्साहित होकर कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर वाकई में पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।